अस्सलाम वालेकुम, हाय, मेरा नाम अवैस है और इन वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन के बारे में। जो यूरिनरी सिस्टम है, इसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वुमेन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें यूरिनरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें पता है ना कि ये यूरिनरी सिस्टम होम्योस्टेसिस का पार्ट है। होम्योस्टेसिस, जिसका मतलब होता है हमें अपनी इंटरनल कंडीशंस को सेम रखना है, बिकॉज होमो मीन्स सेम और स्टेसिस मीन्स कंडीशन, या आप इसको एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि एक जानदार के इर्द गिर्द जो उसका एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा से चेंज हो रहा होता है। हम अपने मौसम को देखें तो कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ख़ज़ां होती है तो कभी बहार होती है। इस तरह से हमारी जो इर्द गिर्द की जितनी भी कंडीशंस हैं, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो ग़िज़ा से रिलेटेड हो, वो हमेशा से चेंज हो रही होती है। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के मुकाबले में अपनी इंटरनल कंडीशंस को, अच्छा ये याद रखिएगा, ये जितने भी कंडीशन हैं ये इंटरनल है, यानी अंदरूनी, यानी कि बाहर की चेंज वाली कंडीशन में रहते हुए हमें अपने इंटरनल को सेम रखना है, या फिर हम आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और इसी फिनोमेना का एक किस्म है एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीशन, क्योंकि हमें पता है कि जो होम्योस्टेसिस है उसमें 3 बेसिक नाम आते हैं। नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हम लोग वाटर और सॉल्ट को मेंटेन रखते हैं। नंबर 2 थर्मो रेगुलेशन, जिसमें हम लोग अपने दर्जा हरारत को मेंटेन रखते हैं। और नंबर 3 इज़ योर एक्सक्रीशन या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन इस यूरिनरी सिस्टम में डीप में जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर अगर मैं एक जानदार को लूँ, बिकॉज़ यहाँ पर मैं एक सेल को ले रहा हूँ, बिकॉज़ अगर हम एक मल्टी सेलुलर को लेते हैं तो उसको डील करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो हम लोग एक यूनिसेलुलर को लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया है और आप लोग सपोज़ कीजिए सारे कि ये एक जानदार है, जिसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज़्म भी कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़्म। यानी ये जो सेल मैंने यहाँ पर बनाया है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है, जिसको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये इसका पूरा सेल है। हमें पता है कि हर जानदार अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी अपने बाहर के माहौल के ऊपर मुनहसर होता है या फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, यानी ग्लूकोज़, ठीक है। हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो कि हर जानदार की, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो, उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं। तो ये तमाम ज़रूरतें हर जानदार अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हासिल करता है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें वो अपने अंदर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेता है। लेकिन अगर वो इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ बाहर भी तो दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन किस काम आता है? रिस्पायरेशन में, है ना। यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और वो टूटते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यानी अगर कुछ चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कुछ चीज़ें ले रहा है तो वो बहुत सारी या फिर कुछ चीज़ें बाहर भी तो एक्सपीड करेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमें पता है कि हम सब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, हर जानदार, है ना। ओके, ऑन द अदर हैंड इसके अलावा हमारे पास कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होते हैं। वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसी के ऊपर हमारा पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि अगर हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने सेल्स के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ले रहा है, तो ऑन द अदर हैंड वो बहुत सारी चीज़ें अपने सेल से बाहर भी तो एक्सीड आउट कर रहा है। एंड हम लोग एक्सेसिव वाटर भी जो सेल्स होते हैं वो एक्सेसिव वाटर भी अपने सेल के बाहर मतलब एक्सपीड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, किन चीज़ों को हम लोग अपने, यानी एक जानदार किन चीज़ों को अपनी बॉडी के आउटसाइड भेजता है या फिर उसको अपनी सेल से बाहर निकालता है? हर उस चीज़ को जिसकी आया तो उसको ज़रूरत ना हो या आया तो वो नुकसानदेह हो, ठीक है। नुकसानदेह को हम लोग हार्मफुल भी कह सकते हैं। हार्मफुल, हार्मफुल चीज़ें और एक्सेसिव चीज़ें, एक्सेसिव, इजाफी। यानी मिसाल के तौर पर वाटर हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये इजाफी है। इस मतलब के सेल इसको भी बाहर फेंकेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल है। तो ये सेल जो है ये हर उस चीज़ को जो कि हार्मफुल होगी उसको अपने
सेल से यानी अपनी सेल मेम्ब्रेन से यानी अपनी पूरी बॉडी से, मतलब ये जो एक सेल है ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ना, तो ये अपनी बॉडी से इसको बाहर फेंकेगा। तो इस प्रोसेस को यानी जिसमें एक जानदार हर उस चीज़ को जो कि या तो नुकसानदेह होती है या तो उसको ज़रूरत नहीं होती है, जब अपनी बॉडी से बाहर फेंकता है, वो इस बाहर फेंकने के अमल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? यानी कि हर जानदार अपने एनवायरनमेंट से कुछ ले रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, फिर ऑन द अदर हैंड कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी भी बना रहा है जो कि यूज़लेस हैं या तो उसको नुकसान दे रही हैं, तो वो उन तमाम चीज़ों को बाहर फेंक रहा है जो उसके लिए या तो इजाफी हों, एक्सेसिव हों, या तो हार्मफुल हों, या तो नुकसानदेह हों। तो इस अमल को जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी हर वो चीज़ जो कि नुकसानदेह होती है या तो इजाफी होती है उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंकते हैं, उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। या आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये आपकी एक्सक्रीशन की बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर आपको एक्सक्रीशन का बेसिकली मतलब समझ आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अच्छा, अब ये सिस्टम्स क्यों बन रहे हैं? मतलब एक सेल, ये तो बिल्कुल ईजी था ना कि हर वो चीज़ जो कि या तो नुकसानदेह हो या तो इजाफी हो, सेल ने उसको बाहर फेंक देना है। लेकिन देखें, ये एक यूनिसेलुलर है, ये अपने एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, यानी इसकी सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो अपनी वो जो इजाफी चीज़ें हैं उसको डायरेक्ट फेंक सकता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ यूनिसेलुलर्स नहीं होते, हमारे पास मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं, है ना? जैसे कि हम लोग खुद हैं, हम लोग भी एक मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर्स में हमारे पास कुछ सेल यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ सेल, कुछ खुली ऐसे होते हैं जो कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनका नहीं होता, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आपके बॉडी के अंदर एक सेल है जो कि अंदर है, फॉर एग्जांपल आपकी लेग के मसल का एक सेल है, ठीक है? उसके इर्द गिर्द कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द स्किन है, उसके इर्द गिर्द उसकी दूसरी मसल्स हैं, मतलब कि इन शॉर्ट ये कि हर सेल मल्टी सेलुलर्स में क्या कहते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नहीं होता। सो जब जब हमारी बॉडी में या किसी भी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, यानी जब नंबर ऑफ सेल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज कर जाता है, हमें पता है ना कि हमारी एक एवरेज इंसान यानी एक अडल्ट इंसान की बॉडी में तकरीबन 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ट्रिलियन, खरब, सॉरी 10 खरब। सो अगर इतने सारे सेल्स हैं तो, और हर सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, तो इस जब जब बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उनमें से कुछ सेल्स अपने फंक्शंस के लिए स्पेसिफाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं ना, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करना होता है। आपके पास नर्वस सिस्टम है, उसका काम कोऑर्डिनेशन करना होता है, चीज़ों को सेंस करना होता है, पूरी बॉडी को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देना होता है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका काम ये है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है। इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनमें से एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सक्रीशन का बेसिक मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो हमने बात की कि जिस जिस तरह से यूनिसेलुलर्स मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो गए तो उसमें सिस्टम्स एडवांस हो गए। और अच्छा, मेन बात ये है कि हर सेल जो है ना, मेन बात क्या है, एवरी सेल इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी हर सेल जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ कांटेक्ट में नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही होगी, बिकॉज मैं अगेन ये बात कहता हूँ, और आप ये सपोज कीजिए कि आपका हार्ट का एक सेल है, उसको अपनी एनवायरनमेंट के साथ कुछ एक्सचेंज करना है, उसको ग़िज़ा लेनी है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी बॉडी से, अपने अंदर से, अपनी साइटोप्लाज्म से बाहर निकालना है, लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो अब वो क्या करे, मीन्स के अब मल्टी सेलुलर्स के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या करें। तो मैंने बताया कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी बॉडीज़ में डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स होते हैं जो कि इंडिविजुअली तौर पर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने बात की कि हर सिस्टम का कुछ फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है? यस, डाइजेशन करना, यानी ग़िज़ा को हज़म करना। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसका फंक्शन क्या है? वेरी गुड,
ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड सर्कुलेशन इसका फंक्शन, यानी पूरी बॉडी में खून पहुंचाना। इस तरह से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नाउ अब इसका फंक्शन क्या हो सकता है? यस, इसका फंक्शन है एक्सक्रीशन करना, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स जो हैं उन तमाम को अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करना है। तो उन एक्सचेंज के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब उन सेल्स को एक्सक्रीशन करनी है। मैंने कहा ना कि उन सेल्स को क्या करनी है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का वर्ड आप जब भी सुने, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, तो उसमें आपको 3 बातें बहुत याद रखनी है, या फिर आपके दिमाग में 3 बातें आ जानी चाहिए। तो शुड बी रिमेंबर, एक्सक्रीशन में सबसे पहले आता है आपका एक्सेसिव वाटर, ठीक है, यानी इजाफी पानी, एक्सेसिव सॉल्ट्स, एक्सेसिव मिनरल्स और नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यानी कि एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी इजाफी पानी है, इजाफी सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। यानी आपकी बॉडी में 2 किस्म का वेस्ट होता है, एक डाइजेस्टरी वेस्ट और एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो जो आपकी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो आपका एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है। अच्छा, वन थिंग मोर, क्या आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स वो एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, मीन्स के प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन नहीं होती है। नाउ बिकॉज, क्योंकि एक्सक्रीशन में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस होता है वो इस चीज़ को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। लेकिन अच्छा, अब ये बात कि व्हाट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट, देखें, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं प्रोटीन्स के कैटाबोलाइट्स, कैटाबोलाइट्स, यानी जब प्रोटीन टूटता है ना तो उसमें से जो हिस्सा एक निकलता है, मैं आगे आगे बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है, तो वो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं। लेकिन जो प्लांट है उसका जो मोस्टली मेटाबॉलिज्म है, प्लांट का मेटाबॉलिज्म वो ग्लूकोज, जिसको फार्मूला होता है C6H12O6, उस पर कंसिस्ट करता है। और मोस्टली जो आपकी नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाम से जाहिर है नाइट्रोजीनियस मीन्स इसमें क्या होगी? नाइट्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर आपको नाइट्रोजन नज़र नहीं आ रही, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है। यानी कि प्लांट जो हैं वो मोस्टली अपनी ग़िज़ा के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन नहीं है। तो मतलब उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी नहीं बनता, और अगर कोई एक आधा बन भी जाए उनके स्ट्रक्चरल प्रोटीन टूटने की वजह से, तो वो उनके अंदर ही स्टोर हो जाता है। इस वजह से उनके अंदर एक्सक्रीशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका जो मोस्टली मेटाबॉलिज्म है वो ग्लूकोज पे कंसिस्ट करता है, और ग्लूकोज के अंदर नाइट्रोजन नहीं है। मीन्स जहां पर आपकी नाइट्रोजन आएगी वहां पर आपको एक्सक्रीशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, अब यहाँ पर मैं प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हमारे पास कार्बन होता है, ये हमारे पास NH2 है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक रेडिकल R लगा होता है, ठीक है। इसको हम लोग ये यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर COOH होता है। अच्छा, ये अमाइनो एसिड है, ये क्या है? अमाइनो एसिड। यानी कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स, मिसाल के तौर पर अगर प्रोटीन एक बिल्डिंग है तो अमाइनो एसिड्स उसके ब्लॉक्स होंगे, मतलब उसके ब्लॉक होंगे। यानी हमें पता है ना कि जो बिल्डिंग होती है वो ब्लॉक से मिलकर बनती है, ईंटों से। तो जो अगर आपकी प्रोटीन बिल्डिंग है तो उसकी ईंटें क्या होंगी? अमाइनो एसिड। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं। अगर अमाइनो एसिड को यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आपका NH2 ग्रुप है, इसको आप लोग केमिस्ट्री में अमाइन ग्रुप कहते हैं। तो जब होता यह है कि जब हम लोग प्रोटीन को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है, तो या स्टोरेज के लिए, तो हम लोग उससे क्या करते हैं? उससे अमाइन ग्रुप जो है वो निकाल देते हैं। जब ये अमाइन ग्रुप निकलता है तो ये अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिया। और ये जो अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा, यानी जहरीला होता है, आपके सेल्स को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि हमें इस अमोनिया को अपनी बॉडी से रिमूव करना होगा। यानी इसी अमोनिया की वजह से सारी की सारी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सक्रीशन में हम लोग क्या चीज़ रिमूव करते हैं, और उसमें
बेसिकली नाइट्रोजनियस वेस्ट है। फिर हम लोगों ने बात की कि जो प्लांट्स हैं वो किसी किस्म के एक्सक्रीशन नहीं करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है, अच्छा मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के बनना और टूटना। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनता है, तो ये मेटाबॉलिज्म यानी चीज़ बन रही है। और रिस्पायरेशन में हम लोग ग्लूकोज तोड़ते हैं, तो ये कैटाबॉलिज्म यानी ग्लूकोज टूट रहा है। तो मेटाबॉलिज्म में वो मोस्टली ग्लूकोज के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास क्या नहीं है, यस नाइट्रोजन नहीं है। और मीन्स के मैंने बात की कि जहाँ पर नाइट्रोजन आएगा वहाँ पर आपको उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं तो वहाँ पर आपके पास इसके अमाइनो एसिड में नहीं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग कहते हैं अमाइन, ठीक है। और जब ये इस पूरे अमाइनो एसिड को जब हम तोड़ते हैं, जब इसकी कैटाबॉलिज्म करते हैं, तो ये हिस्सा बाहर निकलता है। इससे ये रहा कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये हिस्सा जब बाहर निकलता है तो ये अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिया। आप लोगों ने अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस पढ़ा है ना, वो वाला अमोनिया, NH3। तो ये अमोनिया बहुत क्या है, पॉइजनस। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये किस तरह से नाइट्रोजनियस वेस्ट में आगे जाके डिवाइड होता है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट से। हम लोगों ने पीछे देखा कि नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो अमोनिया से बन रहा था, ठीक है। अमोनिया कहाँ से आ रही थी? प्रोटीन से, ठीक है। अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जब भी आप नाइट्रोजनियस वेस्ट का नाम सुने तो आपके जहन में 4 बेसिकली चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए अमोनिया, जिसका फार्मूला होता है NH3, यानी 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। फिर आना चाहिए आपके जहन में यूरिया, जो कि हम लोग, आपने यूरिन नाम सुना? यूरिन, वो इस यूरिया से निकला है क्योंकि यूरिन में होता है यूरिया, और इसका फार्मूला है वो है NH2CO NH2, ठीक है। फिर आपके जहन में तीसरा नाम आना चाहिए यूरिक एसिड। आपने गुर्दे की पथरी सुनी है? वो इस यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से होती है। इसका फार्मूला होता है C5O3N4H4, ठीक है। और फिर एक बहुत ही रेयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिन। यानी नाइट्रोजीनियस से मुराद आपके ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी बॉडी का हर सेल, या आपकी बॉडी का ये आपकी बॉडी का एक सेल है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस है, मैंने इसको N से डिनोट किया है। यानी आपकी बॉडी का हर जो सेल है वो अमोनिया रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है? अमोनिया। अच्छा, मैंने पीछे बात की कि ये अमोनिया क्या है, बहुत पॉइजनस है, पॉइजनस। अच्छा, अब हम लोगों ने अच्छी खासी डिस्कशन कर ली है कि एक्सक्रीशन क्या है, ख़ास तौर पे एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। फिर हम लोगों ने बात की कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि इन तमाम चारों चीज़ों को जो कि इजाफी हैं और ये पॉइजनस है या फिर हार्मफुल है, उसको अपनी बॉडी से रिमूव आउट करना। फिर हम लोगों ने नाइट्रोजीनियस वेस्ट के ऊपर बात की कि वो क्या होता है, उसको हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एलेबरेट किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं कि ख़ास तौर पे जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन है, वो क्या है, वो किस तरह से फंक्शन करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो इन तमाम चीज़ों को जो कि इजाफी हैं हमारी बॉडी में, वो उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने में हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है, और एक्चुअल में उसका मैकेनिज्म किस तरह से है। आइए बात करते हैं। सो आइए बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन या फिर एक्सक्रीशन इन वुमेन किस तरह से होती है, और वो जो सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। आइए बात करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि वुमेन में एक्सक्रीशन जो है वो 3 बेसिक ऑर्गन से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन, जेल से होती है, आपको पसीना आता है, पसीने में सॉल्ट्स, पानी, ये सब जाते हैं, ये भी एक्सक्रीशन है, ठीक है। लंग्स से भी एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स किडनी से तो होती है, ठीक है। ये 3 बेसिक ऑर्गन है जिससे आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन होती है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन के ऊपर। सो गाइस, जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन है वो 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। पहले हमारे पास आती हैं किडनीज, ठीक है, जिसको आप गुर्दे भी कह सकते हैं, गुर्दे, ठीक है। और ये 2 होती हैं हमारी बॉडी में, हर इंसान में 2 गुर्दे होते हैं, 2 इन नंबर। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन सुनिए। अच्छा, पहले हमारे पास किडनी, जिसको हम लोग गुर्दे कहते हैं, ये 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है यूरेटर, ठीक है, यानी जो कि आपकी यूरिन को नीचे लेके आता है, ठीक है। फिर आपके पास होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यानी जहाँ पर आपका यूरिन जो है वो स्टोर होता है,
ब्लैडर, यूरिन स्टोरेज, यूरिन स्टोर, और फिर आपका यूरेथ्रा, यानी जो कि वो ट्यूब है जो कि यूरिन को आपकी बॉडी से बाहर लेके आती है, यूरिन आउटसाइड। अच्छा, ये यूरेथ्रा क्या, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, ये किडनी से यूरिन को ब्लैडर में लेके आती है, किडनी टू ब्लैडर क्या लेके आती है, यूरिन, वेरी गुड, यूरिन। सो हम लोगों ने यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन को डिस्कस किया कि हमारे पास किडनीज होती हैं, गुर्दे, ठीक है, जो हमारे 2 नंबर होते हैं, यूरेटर, ठीक है, जो कि एक ट्यूब है, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो अ ट्यूब, जो कि क्या करती है, किडनी से यूरिन को ब्लैडर में लेके आती है, ठीक है। फिर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, यानी एक पाउच या फिर आप इसको एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। और यूरेट्रा वो ट्यूब है जो कि यूरिन को आपकी बॉडी के आउटसाइड द बॉडी लेके आती है। एज यू कैन सी पिक्चर के यहाँ पर ये तस्वीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गुर्दे हैं आपके पास, इनको हम लोग किडनीज कहते हैं, एक लेफ्ट एक राइट किडनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्यूब देख रहे हैं इसको यूरेट्रा कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे आपका ब्लैडर है जहाँ पर आपका यूरिन स्टोर होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें जो यूरेटर है ये 2 नंबर है, मतलब एक लेफ्ट किडनी से और एक राइट किडनी से आ रही है, और ये दोनों आके कहाँ मर्ज हो रही है, ब्लैडर में, यानी ये किडनी से यूरिन को कहाँ लेके आती है, ब्लैडर में। और यहाँ पर एक छोटी वाली ट्यूब है, ये देखें, इसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, ये यूरिन को आपकी बॉडी से आउटसाइड फेंकती है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की बेसिकली एक्सक्रीशन के ऊपर, उसको हम लोगों ने डिटेल में समझा कि वो होती क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन के ऊपर बात की कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से दिखता है। हम लोगों ने बाय डायग्राम भी उसको समझने की कोशिश की। सो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा और अच्छी तरह से नोट भी किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसको मजीद एलाबरेट करेंगे, यूरिनरी सिस्टम को मजीद एलाबरेट करेंगे, किडनी के ऊपर फोकस करेंगे खास तौर पे, इसके स्ट्रक्चर को, और फिर नेफ्रॉन पे बात करेंगे कि वो किस तरह से होते हैं, और मतलब इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।